हम लोग अपने संविधान के भाग 5 में आते हैं और भाग 5 में हम लोग कार्यपालिका पढ़ते हैं। और कार्यपालिका की अगर बात किया जाए तो हम लोग मात्र अनुच्छेद 53 की बात करेंगे। तो 53 यही कहता है कि केंद्र की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है ना। तो वही चीज है, लेकिन हम लोग कार्यपालिका के साथ साथ थोड़ा सा एक सरकार के अंगों के बारे में जानेंगे, है ना। तो सरकार के कितने अंग हैं? तो सरकार के 3 अंग हैं। तो देखेंगे कि विधायिका ये है ना, विधायिका या इसी को व्यवस्थापिका कहते हैं, या इसी को व्यवस्थापिका कहते हैं, है ना। अच्छा, इस विधायिका या व्यवस्थापिका की अगर बात किया जाए तो ये हमारे संविधान के अनुच्छेद, है ना, देखिए 52 से शुरू होता है ना, 52 शुरू होता है और 79 तक चलता है। फिर इसके बाद देखेंगे ये क्या नाम है, 78 तक चलता है। फिर इसके बाद देखेंगे, इसके बाद हमारी आती है कार्यपालिका, ये है कार्यपालिका। और कार्यपालिका की बात करें तो देखेंगे ये 79 से लेकर, है ना, 123 तक चलती है, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम लोग किसकी बात करेंगे? न्यायपालिका, ये देखेंगे न्यायपालिका। और हम न्यायपालिका की बात करेंगे तो 124 से लेकर 147 तक बात करेंगे। ये क्या है? ये सब अनुच्छेद है। कहने का मतलब ये चीज है कि आप लोग इसे चीज ध्यान रखेंगे कि हम लोग संविधान के भाग 5 में आएंगे तो भाग 5 में सिर्फ कार्यपालिका पढ़ते हैं और कार्यपालिका का हमारा एक बड़ा मुख्य अनुच्छेद है अनुच्छेद 53। तो अनुच्छेद 53 यही कहता है कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है। तो देखेंगे हमको सिर्फ कार्यपालिका ही पढ़ना भाग 5 में, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसको सबको साथ लेकर चलना है, क्योंकि अनुच्छेद 51 हम लोगों ने समाप्त किया है। अनुच्छेद 51 जो कहता है, अनुच्छेद 51 यही कहता है कि अंतरराष्ट्रीय संधियां, मतलब राज्य अंतरराष्ट्रीय संधियों का जो विवाद है उसको निपटारा करेगा, है ना। और फिर हम लोगों ने एक बड़ा अच्छा भाग पढ़े थे, भाग 4 का, और जिसमें अनुच्छेद 51A पढ़े थे, जिसमें क्या रखा गया है? हाँ, मौलिक कर्तव्य, मतलब हमारा भारत के प्रति क्या कर्तव्य बनता है, जिसमें हमें कितने कर्तव्य प्राप्त हुए हैं? 11। और जो पहले तो हम लोग ये जानते थे कि इतना हम लोग जानेंगे कि स्वर्ण सिंह समिति जो है ना, स्वर्ण सिंह समिति किससे संबंधित है? तो ध्यान रखेंगे मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। बाकी देखेंगे केशवानंद बनाम केरल, है ना, गोलकनाथ बनाम पंजाब, है ना, मेनका गांधी बनाम भारत सरकार, है ना। बहुत सारे ऐसे मतलब ऐसे क्या नाम है समितियां हैं, बहुत सारे ऐसे समितियां हैं जो किसके अंतर्गत ये सब आ रहे हैं? हाँ, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ रहे हैं। लेकिन मौलिक कर्तव्य में ध्यान रखेंगे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पे रखा गया। और ये भी हम लोग जानेंगे कि हमारे मूल संविधान में मौलिक अधिकार नहीं था, मौलिक कर्तव्य नहीं था, समझ रहे हैं? हमारे संविधान में, हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। ये कब जोड़ा गया है? हाँ, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के आधार पे क्या किया गया है? इसे जोड़ा गया है। और फिर कितने थे? 10 थे। फिर 11वां कब जोड़ा गया है? हाँ, 2002 कब? कौन थे संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग? हाँ, 6वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 को 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, जिसमें माता पिता या अभिभावक को अपने बच्चों को मतलब पढ़ाई के लिए मतलब तत्पर रखेंगे। बात समझ रहे हैं? ये हमारे संविधान के भाग 4 का की बात हम कर रहे हैं, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आते हैं भाग 5। तो भाग 5 देखेंगे यही है, जिसमें हम लोग कार्यपालिका पढ़ेंगे। और जैसे हम लोग 52 जाएंगे ना, तो अनुच्छेद 52 को भी साथ लेकर चलना है कि नहीं? तो अनुच्छेद 52 को साथ लेकर चलना है, और जिसमें हम लोग ये ध्यान रखेंगे हमारे सरकार के कितने अंग हैं? तो सरकार के 3 अंग हैं, ठीक है ना। एक का नाम है विधायिका या व्यवस्थापिका, है ना। और इसका जो देखेंगे अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक आएगा क्या? हमारी विधायिका। फिर देखेंगे कार्यपालिका देखेंगे 79 से लेकर, है ना, कहां तक आएगा? 123 तक आएगा।
फिर देखेंगे न्यायपालिका जो 124 से लेकर 147 तक जाएगा। बात समझ रहे हैं? अच्छा, इसमें देखेंगे ये जो विधायिका है इसमें राष्ट्रपति से लेकर, है ना, संसद के दोनों सदनों की बात हम लोग करेंगे। बाकी हम लोग यहाँ पाएंगे तो प्रधानमंत्री और संसद के बारे में तो बात रखेंगे ही रखेंगे, है ना। ये जो विधायिका है इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि कानून का निर्माण करना। मतलब ये जो विधायिका या व्यवस्थापिका है इसका क्या काम है? इसका काम ये है कि कानून का निर्माण करना या समितियों का निर्माण करना या अन्य प्रकार के जो आयोग है उसका गठन करना, संविधान में संशोधन करना। वो किसका काम है? तो ध्यान रखेंगे वो विधायिका या व्यवस्थापिका का काम। बात समझिए ना। जैसे कानून नया नया बनता है या कोई समितियां बनाई जाती है या संविधान में संशोधन की प्रक्रिया होती है या राष्ट्रपति के प्रति समर्पित प्रक्रिया होती है ना, या भारत रत्न हो गया या कोई मतलब भारत पुरस्कार हो गया, तो यही सब मिलकर क्या करते हैं? कार्य को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है ना? बात समझिए ना। तो ये हमारी है विधायिका। और जो कार्यपालिका है ये क्या करती है कि इनके द्वारा जो लागू किया गया कानून है उसको फॉलो करती है। समझ रहे ना? जितने भी नियम कायदा कानून ये लोग बनाते हैं इसका काम है, कार्यपालिका का क्या काम है? उसको फॉलो करना, मतलब उस कानून के आधार पे चलना। और इसे दो भागों में बांटा गया है। जो हमारी कार्यपालिका है ये दो भागों में बांटा गया है। एक देखेंगे अस्थाई, एक अस्थाई जिसमें नौकरशाह लोग आते हैं, जैसे अधिकारी लोग IAS, PCS, उत्तर प्रदेश, बिहार, जितने भी अधिकारी लोग हैं वो अस्थाई रूप में, मतलब अगर देखें ये है नौकरशाह, है ना। ठीक है ना? इसमें नौकरशाह लोग आते हैं। और एक होता है अस्थाई जिसमें मंत्रि परिषद आता है। ठीक है ना? जिसमें क्या आता है? मंत्रि परिषद। अस्थाई है ना, कभी भी सरकार गिर सकती है, कभी भी सरकार भंग हो सकती है कि नहीं? जो अस्थाई है ना इसमें ये चीज है कि जैसे इस समय 2024 की जो सरकार है वो पूर्ण बहुमत में नहीं है, कभी भी उसकी सरकार गिर सकती है, इसलिए वो कैसी है? अस्थाई है। बात समझ गए ना? तो इस प्रकार से इस चीज को हम लोग जानने का काम करेंगे। ठीक है ना? तो और ये देखेंगे न्यायपालिका जो है ना ये स्वतंत्र है ना। न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। अगर ये दोनों कोई माना मानी काम करते हैं तो फटकार लगाने का काम किसके पास है? न्यायपालिका के पास है। ठीक है ना? और न्यायपालिका देखेंगे अनुच्छेद 124 से लेकर 147 में जाएंगे जिसमें न्यायपालिका संबंधी बात को रखा जाएगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से देखेंगे ऐसे हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। ठीक, बाकी थोड़ा सा इसको बना लीजिए, आप लोग बनाइए अच्छे से। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, देखेंगे इतना हो गया। इसमें इसकी अगर बात किया जाए तो इसमें देखेंगे इसको जो है हम लोग केंद्रीय व्यवस्थापिका के रूप में बोलते हैं। देखेंगे अगर यहाँ लिख दें ये है केंद्रीय, है ना, केंद्रीय व्यवस्थापिका। ये देखिए केंद्रीय अगर व्यवस्थापिका की बात करेंगे तो केंद्रीय व्यवस्थापिका के 3 अंग मुख्य रूप से यहाँ पर बात करेंगे। अगर हम लोग केंद्रीय व्यवस्थापिका की बात करेंगे तो देखेंगे इसको अगर हम लोग एक बात रख दें, सिर्फ संसद लिख दें, संसद। और जो संसद का निर्माण होता है ना वो 3 लोगों से मिलकर बनता है। पहला देखेंगे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, फिर देखेंगे राष्ट्रपति के बाद कौन आएंगे? राज्यसभा, है ना, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है ना? अभी हम लोग यहाँ पर है, कहां पर है? हम लोग विधायिका या व्यवस्थापिका पे। तो विधायिका या व्यवस्थापिका पे है तो बस इतना ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ये शब्द रखेंगे केंद्रीय व्यवस्थापिका। और केंद्रीय व्यवस्थापिका अर्थात हम लोग संसद। और संसद की बात करेंगे, संसद की कल्पना तब तक हम नहीं कर सकते जब तक ये तीनों ना हो। बस समझ रहे ना? जब तक ये तीनों ना हो तब तक संसद की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। अगर थोड़ा सा ये देखा जाए कि संसद का जो हमारे अनुच्छेद संविधान में है तो ध्यान रखेंगे, ये देखेंगे जो है 79 संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का गठन की बात करता है। और देखेंगे अनुच्छेद 52 में, देखेंगे अनुच्छेद 52 में कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, है ना। और राज्यसभा में जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर 80 और लोकसभा में जाएंगे तो अनुच्छेद हमारा
81। ठीक है ना। जैसे थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग यहाँ पर एक ट्रिक लगाए सरल, जैसे शब्द लगाए सरल, देखेंगे ये लगा दे रहे हैं सरल, ठीक है ना। सा मतलब देखेंगे सांसद, ये देखेंगे संसद, ठीक है ना, संसद। फिर रा मतलब देखेंगे राज्यसभा, है ना, और ला मतलब हो गया लोक सभा, समझ रहे ना। ये देखेंगे संसद है, अगर हम बात करें तो देखेंगे ये 79 हमारे संविधान के 79 में संसद के गठन की बात करता है। और राज्यसभा में देखेंगे 80, तो मतलब ये कहता है कि राज्यसभा का गठन, और अनुच्छेद 81 लोकसभा का गठन। बात समझ गए ना। अब यहाँ पर आते हैं तो थोड़ा हमको राष्ट्रपति को तो पढ़ना है अलग से, बहुत मुख्य कोई मतलब यहाँ से है राष्ट्रपति के बारे में। हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो हम लोग देखेंगे यही शुरू करते हैं, यही शुरू करेंगे और यहाँ तक आएंगे तो पूरा का पूरा व्यवस्थापिका या विधायिका के अंतर्गत रहेंगे। बाकी देखिए कार्यपालिका जो है ना वो हमको यहाँ पर भी मिल जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे ना। अब देख लीजिएगा, अब यहीं पर थोड़ा सा देखा जाए राज्यसभा और लोकसभा की बात करेंगे। देखेंगे जो ये राज्यसभा है ना, इसे हम बोलते हैं, अगर बात किया जाए तो उच्च सदन। देखेंगे ये है उच्च सदन, और जो लोकसभा है ना इसे बोलते हैं निम्न सदन, निम्न सदन। अब देख लीजिएगा, राज्यसभा उच्च सदन इसलिए है क्योंकि यह कभी भी विघटित नहीं होता, मतलब इसका विघटन कभी भी नहीं होता। और क्या होता है कि प्रतिवर्ष 1/3 बहुमत, 1/3 निकाले जाते हैं और फिर उतने ही रख लिए जाते हैं, है ना। तो ये है उच्च सदन। और निम्न सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अस्थायी नहीं है, कभी भी भंग हो सकता है, और अगर अस्थायी है तो मात्र 5 वर्ष के लिए ही रखा गया, ठीक है ना। 5 साल बाद फिर हम वोटिंग करेंगे, है ना। तो ये देखेंगे लोकसभा है। फिर देखेंगे जो राज्यसभा है इसको बोला जाता है द्वितीय सदन। देखेंगे ये है द्वितीय सदन, ये है द्वितीय सदन। और जो लोकसभा है इसे बोला जाता है प्रथम सदन। अब द्वितीय सदन देखेंगे यहाँ पर उच्च सदन, निम्न सदन, लेकिन इसे द्वितीय सदन कहा दिया गया। द्वितीय सदन इसलिए कहा गया क्योंकि यह जनता के अप्रत्यक्ष रूप से चुन के जाते हैं, मतलब जनता के प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुन के जाते हैं, इसलिए इसे द्वितीय सदन कहा जाता है। और ये देखेंगे जनता के प्रत्यक्ष रूप से चुन के जाते हैं, मतलब हम ही लोग तो चुन के भेजते हैं, इसलिए इसे कहा गया प्रथम सदन। बात समझ गए ना। अच्छा, अब ये इसमें देखेंगे ये है अस्थाई, क्या है, राज्यसभा क्या है, अस्थाई, अर्थात यह इसका कभी भी विघटन नहीं होता। और ये है अस्थाई, क्या है, अस्थाई, अर्थात इसका कभी भी विघटन हो सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको भी थोड़ा सा आप लोग इसी के आधार पे बना लीजिए, ठीक है ना, इसको भी बनाइए निम्न सदन। अच्छा, एक चीज और भी ध्यान रखेंगे, देखेंगे इसका जो कार्यकाल है ना ये 6 वर्ष है, इसका जो कार्यकाल है ये 6 वर्ष है, और इसका कार्यकाल कितना है, इसका कार्य मतलब जो राज्यसभा है तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है, और लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष है। बात समझ गए ना। इस चीज को हम लोग विशेष ध्यान देंगे, तो थोड़ा सा बनाइए इसको अच्छे से। पुरस्कार संबंधी आयोग का गठन, है ना। तो इसके बारे में हम लोगों ने विधायिका का काम समझ गए। विधायिका का काम क्या होता है, विधायिका का काम यही होता है कि निर्वाचन संबंधी कार्य को समाप्त करना, कानून का निर्माण करना, संविधान संशोधन करना, समितियों तथा अन्य सांसदीय प्रणाली का गठन करना। तो किसका काम है, तो ध्यान रखेंगे ये विधायिका का काम है, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं कार्यपालिका। अगर हम लोग कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका को चलाने के लिए, है ना, इसमें कितने लोगों को सहाय मतलब भूमिका होती है। तो सबसे पहले हम लोग जाने अस्थाई अस्थाई, तो कार्यपालिका को 2 भाग में बांटा गया है। एक होते हैं अस्थाई, जिसे लोक प्रशासन या नौकरशाह के रूप में जाना जाता है। इन लोगों का काम होता है कि जो विधायिका या व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून का निर्माण किया गया है उसको लागू करना, अर्थात उसको फॉलो करवाना, समझ रहे हैं। और एक होता है अस्थाई, जिसके अंतर्गत मंत्रि परिषद आता है। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर लिखे अस्थाई, तो ये लिखेंगे है प्रशासनिक, है ना, विभाग, प्रशासनिक लोक
सेवा आयोग, और इसमें लिखेंगे, इसमें क्या है, मंत्री परिषद है ना, इसमें मंत्री परिषद। अच्छा, कार्यपालिका के अंतर्गत महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाते हैं वो है भारत के राष्ट्रपति। तो कौन कौन आएंगे इसमें देखेंगे, अगर हम कार्यपालिका के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद है ना, राज्यपाल और अन्य मंत्रियों, अन्य राज्यों के मंत्रियों, ठीक है। जैसे अगर हम लोग राज्यपाल की बात करेंगे, जैसे रख लीजिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। या राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, हाँ मतलब राज्य के उच्च न्यायालय के उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो ध्यान रखेंगे जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति। तो एक क्रमशः बन रहा है, तो मतलब ये कड़ी बनी हुई है, राष्ट्रपति से लेकर नीचे तक तबका तक एक कड़ी बनी हुई है, जो राष्ट्रपति के ही प्रसाद रत्न के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति होती है। तो वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना। तो इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। अस्थायी अर्थात प्रशासनिक लोक सेवा आयोग, और अस्थायी जिसमें मंत्री परिषद। तो इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री है ना, मंत्री परिषद, ये सारी चीजें जो इसी के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसी में लिख लिया जाए, इसी में नीचे देखेंगे। अगर हम लोग इसमें आएंगे, इसमें जितना हम लोग लिखे, अब हम तुरंत राष्ट्रपति पे आएंगे, तुरंत अगर इसको मिटा के तुरंत हम राष्ट्रपति पे आते हैं, अनुच्छेद 52। लेकिन इसमें देखेंगे किसी को एक समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। कहने का मतलब ये चीज है कि जैसे हम लोग संविधान के भाग 5 में जाएंगे और जिसमें सरकार की बात करेंगे, बस खाली हम लोग कार्यपालिका ही पढ़ेंगे इसमें। लेकिन हमने सरकार के बारे में बताया आप लोग को कि सरकार के 3 अंग होते हैं, जिसमें विधायिका या व्यवस्थापिका। ये लोग कौन है, ये लोग जो संसद, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य होते हैं, है ना। यही लोग मिलकर कानून, भाई जैसे हमने यहाँ पर लिखा, इसका काम क्या है, कानून का निर्माण करना, है ना। अब देख लीजिए कि जैसे कोई कानून लाया जाए, तो चाहे वो राज्यसभा में लाया जाए, चाहे वो लोकसभा में लाया जाए, तो अगर समझ लीजिए कानून बनकर तैयार हुआ, पहले लोकसभा में गया, तो 1/3 बहुमत, जैसे बहुत सारे कुछ ऐसे कानून होते हैं जो साधारण बहुमत से भी पास होते हैं, जो विशेष बहुमत से भी पास होते हैं। तो साधारण बहुमत के द्वारा अगर मान लीजिए लोकसभा में पास हो गया, फिर वो गया राज्यसभा में, राज्यसभा में भी पास हो गया, तो क्या कानून बन गया? अभी तक नहीं। जब तक भारत के राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, तब तक वो कानून बनकर तैयार नहीं होगा। तो आएंगे कि नहीं आएंगे इसके अंतर्गत, जो हम लोगों ने राष्ट्रपति को लिखा है, आएंगे ने, अब कानून बनकर तैयार। अब जब कानून बनकर तैयार हो गया कि भाई ये कानून बन गया है, अगर आप ऐसा काम करेंगे तो आपको ऐसे पनिशमेंट मिलेगा, वो कौन फॉलो करेगा? ये करेंगे। जैसे अभी जल्दी ही 3 नया कानून बन के आया है ना, जिसमें ये भी रखा गया कि अगर कोई महिला उस पे किसी पुरुष पे मतलब क्या नाम है मानहानि का मुकदमा या और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे क्या बोलते हैं रेप के मैटर है, अगर वो ऐसा लगा दे तो उस पुरुष का कुछ नहीं सुना जाएगा, और उस पुरुष महिला का, हाँ उस पुरुष का की बात को नहीं माना जाएगा, चाहे अगर प्रमाण भी दे, साक्ष्य भी दे, तब भी कोई नहीं माना जाएगा। और पकड़े जाने पर, जैसे पकड़े गए तो जल्दी क्या नाम है उनका बेल नहीं होगा। तो ये नया कानून बनकर तैयार हुआ, तो यही लोग किए हैं ना, है ना। तो यहाँ पर और फॉलो कौन कर गया? कार्यपालिका। बात अब एकदम समझ में आ गया ना। जैसे अब यहाँ पर है, जैसे इनका काम है संविधान में संशोधन करना, इन लोगों ने संविधान में संशोधन कर दिया, तो संविधान में संशोधन जब हो गया तो इनका काम है फॉलो करना। बात समझिए ना। तो देखिए ये व्यवस्था कर, अगर इसमें जैसे निर्वाचन की नियुक्ति करना, तो यही लोग निर्वाचन की नियुक्ति करते हैं, जो सांसद वगैरह होते हैं, जो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति मिलकर, है ना। लेकिन फॉलो कौन कर रहा है? वो कार्यपालिका कर। समझ आ गया? अच्छा, अब हम लोग ये भी जाने हैं कि अगर ये दोनों माना-मानी काम करते हैं, संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, तो फटकार कौन लगाएगा? न्यायपालिका लगाएगी। व्यवस्था अच्छा है कि नहीं अच्छा है ना। अगर ये लोग संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं,
मानामानी काम कर रहे हैं तो समझ लीजिए हमारी जो न्यायपालिका है वो अग्रिम होती है, वो आगे आती है, और चाहे तो प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, उनको तो जरूर एक बार फटकार लगाने की पेशकश करेगी। समझ रहे हैं? उसी प्रकार से राज्यों में जो उच्च न्यायालय होता है ना, जो राज्यों में उच्च न्यायालय होता है तो वो राज्यपाल और मुख्यमंत्री को फटकार लगाती है, और केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय होता है जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को फटकार लगाती है कि आप संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे। हमने यहाँ पर लिखा ना, संविधान की रक्षा है कि नहीं, मौलिक जो नागरिक हैं उनके अधिकारों की रक्षा। बात समझ में आ गया? और देखेंगे जो संसद है ना, देखेंगे संसद, तो ये तीनों जब मिलेंगे तभी हम इस संसद की कल्पना कर पाएंगे। जब तक इसमें से एक नहीं रहेगा तब तक कल्पना नहीं कर पाएंगे, है ना। और बाकी इसकी कोई दिक्कत नहीं, अस्थायी अस्थायी बाकी इधर, है ना। तो इस प्रकार से इसको हम लोग जानने का काम करेंगे। और सुनिएगा, राष्ट्रपति का जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, राष्ट्रपति का चुनाव तो जानते ही हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में अनुपातिक पद्धति प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसमें लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, है ना, और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं, भाग लेते हैं, ठीक है ना। और जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो जनता के प्रत्यक्ष रूप से चुन के जाते हैं, जैसे हम लोगों ने चुना किसे, है ना, लक्ष्मीकांत निषाद उर्फ पप्पू को, है ना। तो हम लोगों ने डायरेक्ट जो है जनता के प्रत्यक्ष रूप से, और अंबेडकर नगर में चले जाएंगे तो लालजी वर्मा, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने चुनकर भेजा। और बाकी देखेंगे उच्च सदन, निम्न सदन, कोई दिक्कत नहीं है ना। उच्च सदन इसलिए कहा जाएगा क्योंकि यह कभी भी विघटित नहीं होता, और निम्न सदन इसीलिए कहा क्योंकि यह अस्थायी नहीं है, कभी भी सरकार पलट सकती है ना। तो इस प्रकार से ऐसी प्रक्रिया हम लोग इधर जानने का काम करेंगे। और भी जानेंगे, जैसे लोकसभा की अगर बात किया जाए तो वो हम लोग यहाँ आकर पढ़ेंगे 79 में, जब संसद पढ़ेंगे तो उसमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या, है ना, कितने निर्वाचित होते हैं, तो वो सारी चीज हम लोग यहाँ पर